Basic construction. Yes, sir. Basic construction of a Java program. Basic construction of a Java program. Basic construction of a Java program. एक Java program में basic construction क्या है? एक नंबर में डॉक्यूमेंटेशन दूसरा में पैकेज स्टेटमेंट तीसरा में लिंकिंग सेक्शन एक में डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा में पैकेज स्टेटमेंट, तीसरा में लिंकिंग सेक्शन, चौथा में क्लास डिक्लारेशन एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है उसके अकॉर्डिंग क्लास का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। और 5 में रहता है मेन क्लास डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। मेन क्लास डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये 5 पार्ट होता है एक जावा प्रोग्राम में। अब जिसमें 4 और 5 एकदम जरूरी होता है और कभी कभी 3 जरूरी होता है, बाकी 2 पार्ट ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहला काम 1 नंबर सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? एक कमेंट होता है। कमेंट तो कमेंट क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं आता है। तो कमेंट लिखने का जावा में 3 तरीका होता है। एक डबल स्लैश, ए सिंगल लाइन कमेंट होता है। C++ में भी देखा, C में भी देखा। ठीक। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट मतलब इस बीच में जितना भी स्टेटमेंट होगा सब कमेंट हो जाएगा। और तीसरा होता है ऐसा 2 स्टार से शुरू होता है और 1 स्टार से बंद होता है। HTML कमेंट 3 कमेंट होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन में लिखते क्या है ना? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन of problem, programmer and logic. Documentation section contains detailed description about the problem, the programmer and the logic. मतलब प्रॉब्लम क्या है, कौन बनाया और कैसे ये बनाया। जैसे मानो एक प्रॉब्लम हम दिया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। तो देखो डिटेल डिस्क्रिप्शन जब लिखोगे तो एक लाइन में तो होगा नहीं, तो मोर देन 1 लाइन लगेगा, मतलब मल्टी लाइन कमेंट के अंदर में लिखना होगा। ठीक। कैसे शुरू करोगे? ऐसे ही शुरू करोगे। मतलब
ठीक, अब सुनो। तो डॉक्यूमेंटेशन कंटेन करता है डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉब्लम, द प्रोग्रामर एंड द लॉजिक। तो सिंगल लाइन से ये चीज नहीं होगा। और हम कहा जो एक प्रॉब्लम ऐसा बनाओ जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करे। तो इस सिंगल लाइन में तो आएगा नहीं, तो मल्टी लाइन कमेंट इसके अंदर में लिखना होगा। कैसे लिखोगे? द प्रोग्राम is to find SI and CI of inputted PRT। डिटेल्स में लिखोगे PRT developed by मंटू कुमार BCA 3 of अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, रोल नंबर 25 ऑन 18/11/2022। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है और कौन बनाया, कितना लिख दिया। अब लॉजिक, तो लॉजिक में सबसे पहले एल्गोरिदम को लिख लिया। एल्गोरिदम क्या होगा? स्टेप 1 में स्टार्ट करोगे, हाँ। अब स्टेप 2 में इनपुट करोगे, किसको? इनपुट वैल्यूज ऑफ PRT, है ना। अब तीसरा में क्या? कैलकुलेट करोगे SI equal to P into R into T divided by 100, CI equal to P into 1 plus R by 100 and to the power T minus P। अब चौथा में क्या? प्रिंट करोगे, प्रिंट SI equal to SI और CI equal to CI। अब 5 में जाके एंड कर दोगे, एंड। ठीक, फिर इसके बाद फ्लोचार्ट लिख सकते हो जितना डिटेल्स में तुम लिखना चाहोगे। अब जब सब लिख लोगे लास्ट में जाके बंद कर दोगे। ठीक, और ये कमेंट इसके अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। तो ये खाली यूजर को समझने के लिए। Comment is used to enhance the understandability of the problem। प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है यार, ये लिखना ऑप्शनल। तुम चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं चाहोगे तो छोड़ दोगे, एकदम ऑप्शनल। ठीक, अब दूसरा आता है पैकेज। पैकेज होता क्या है? पैकेज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। रिलेटेड क्लासेस को एंड इंटरफेसेस को एक साथ कंबाइन करके रखता है। रीयूज करने के लिए दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम लोग C++ में हेडर फाइल बोलते हैं, वही जावा में पैकेज कहलाता है। उसी को जावा में पैकेज बोलते हैं। ठीक, ये सब मिटा दे। तो पैकेज होता क्या है? पैकेज collection of related classes and interfaces as well as other packages। मतलब एक पैकेज के अंदर में बहुत सारा क्लास प्रेजेंट हो सकता है, बहुत सारा इंटरफेस प्रेजेंट हो सकता है और दूसरा पैकेज भी प्रेजेंट हो सकता है।
जिसको सब पैकेज बोलते हैं। दूसरा पैकेज भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। और पैकेज का मेन पर्पस होता है कोड को रीयूज करना दूसरा प्रोग्राम में। अब देखोगे जब विजिबिलिटी हम बताया था तो 4 टाइप का विजिबिलिटी था, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब उसने देखा था प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ये दोनों चीज जो है दूसरा प्रोग्राम में यूज हो सकता है। प्राइवेट एक क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकता है, डिफॉल्ट एक प्रोग्राम से बाहर यूज नहीं हो सकता है, प्रोटेक्टेड दूसरा प्रोग्राम में यूज हो सकता है मगर जहां इनहेरिट करोगे वहीं पर यूज होता है, और पब्लिक कहीं भी यूज होता है। तो इसीलिए जितना भी क्लास हम पैकेज के अंदर में डालेंगे सब पब्लिक क्लास होना चाहिए, तभी वो दूसरा प्रोग्राम में विजिबल होगा। मतलब ये सब रिलेटेड पब्लिक क्लासेस होता है, पब्लिक क्लासेस एंड इंटरफेसेस। और साथ साथ एक पैकेज के अंदर में दूसरा पैकेज भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे पैकेज स्टेटमेंट, जैसे पैकेज PACKAGE पैकेज, मानो सबसे पहले BCA बनाया, BCA तो BCA नाम का एक फोल्डर भी बनाना होगा। फोल्डर पैकेज जिस नाम का बनेगा उस नाम का फोल्डर होना मस्ट है, और उसी फोल्डर के अंदर में जाके हम स्टोर करेंगे। फिर मानो BCA के अंदर में एक क्लास को डाल दिया, फिर BCA के अंदर में दूसरा पैकेज हम बनाना चाहते हैं, तब ऐसे करके लिखोगे। वो हम लोग आगे जाके देख लेंगे। पैकेज BCA उसमें ER1 डॉट ER1, तो BCA के अंदर में और एक पैकेज बनेगा ER1। सिमिलरली तुम ऐसे करके और भी पैकेज बनाओगे, पैकेज BCA ER2, फिर पैकेज PACKAGE पैकेज BCA ER3। और एक चीज नोट करो, पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। कोई भी जावा प्रोग्राम में पैकेज स्टेटमेंट सबसे पहला स्टेटमेंट होता है, उसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट अलाउड नहीं है। पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। कोई भी जावा प्रोग्राम का एक कंसेप्ट है, एक टेक्निक, ठीक। और ये पैकेज के अंदर में जो भी क्लास इंटरफेस को हम डालेंगे वो दूसरा प्रोग्राम में यूज करने के लिए, मतलब पैकेज का मेन पर्पस होता है रीयूज ऑफ कोड, कोड को रीयूज करना दूसरा प्रोग्राम में, ठीक है। तो जब और ये ऑप्शनल होता है, पैकेज के अंदर में कोडिंग को डालना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। चाहोगे तो पैकेज क्रिएट करके उसके अंदर में स्टोर करके चला सकते हो, नहीं चाहोगे तो मत चलाओ, ऐसा मत करो, ठीक। तो ये सब चीज थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक। अब ये भी ऑप्शनल है। अब तीसरा में आता है तुम्हारा लिंकिंग सेक्शन, पैकेज को यूज करने के लिए। तो जावा में देखोगे बहुत सारा सिस्टम डिफाइंड पैकेज बना हुआ है, बहुत सारा सिस्टम डिफाइंड पैकेज बना हुआ है। और कौन कौन पैकेज बना हुआ है उसके लिए क्लास भी, सिस्टम डिफाइंड पैकेज को एक्सेस करने के लिए क्लास भी बना हुआ है। पैकेज क्लास है PACKAGE, पैकेज मानो P के लिए, हाँ। अब P के इक्वल टू पैकेज डॉट एरे एक बनाना होगा, पैकेज टाइप का दिस, तो P के इक्वल टू पैकेज पैकेज डॉट गेट पैकेजेस ऐसे करके लिखोगे तो जितना भी सिस्टम डिफाइंड पैकेज है सब आपके इस एरे में स्टोर हो जाएगा। अब तुम लिस्ट भी देख सकते हो, तो सिस्टम डिफाइंड जितना भी पैकेज है, करीब जैसे मेरा सिस्टम में करीब 160 के आसपास में है, 160 के आसपास में पैकेज दिखाता है। तो जो भी है, तो इस पैकेज को अगर तुम अपना प्रोग्राम में यूज करना चाहोगे तब ये लिंकिंग स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक। कैसे लिखा जाता है लिंकिंग स्टेटमेंट को? लिंकिंग स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है?
की इंपोर्ट जैसे जावा डॉट लैंग डॉट मैथ एक क्लास है जो लैंग पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है। जावा मेन पैकेज है, उसके अंदर में सब पैकेज है लैंग, उसके अंदर में मैथ क्लास है। अब मैथमेटिकल फंक्शन सब इसके अंदर में डाला हुआ है, अब उसको यूज करना है। जैसे स्क्वायर रूट यूज करना चाहते हो तो x इक्वल टू हम लोग सी में क्या लिखते थे, SQRT 25 ऐसे करके लिखते थे, मगर जावा में ऐसे लिखते हैं मैथ डॉट SQRT ऐसे लिखते हैं। जैसे पावर सी में कैसे लिखते थे, POW 2,5 2 to the power 5 ऐसे लिखते थे, मगर इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे मैथ डॉट POW ऐसे करके। सब फंक्शन वही सी वाला ही है ज्यादातर, ठीक। अब उसको लिंक करने के लिए ऐसे करके लिखना होगा, लिंकिंग सेक्शन में ऐसे करके लिखना होगा, ठीक। मगर एक चीज देखोगे, जावा डॉट लैंग लैंग्वेज ऑटो इंक्लूडेड रहता है, ऑटो इंक्लूडेड। जैसे सी में stdio.h एंड conio.h ऑटो इंक्लूडेड रहता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी ऑटो इंक्लूडेड है, इसीलिए इंपोर्ट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। सिमिलरली और भी इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट जावा डॉट io इनपुट आउटपुट पैकेज, फिर इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट स्टार, फिर इंपोर्ट ऐसे करके इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट इवेंट डॉट स्टार का मतलब क्या है, सब क्लास इंक्लूड हो जाएगा। या खाली मैथ क्लास को हम लिंक किया, मगर यह स्टार लगाया, स्टार का मतलब इस पैकेज के अंदर में जितना भी क्लासेस है सब लिंक हो गया। स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है ना, मल्टीपल इसको इंडिकेट करता है, इसीलिए स्टार अगर लगाया, देखो AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, मतलब विंडोज में जितना भी टूल्स तुम लोग यूज करते हो, जैसे मेनू बार, मेनू आइटम, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स जो भी यूज करते हो, सब कुछ इसके अंदर में डाला हुआ है, किसी को भी यूज किया जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए लिंकिंग सेक्शन में हम लोग वही करते हैं, जिस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं वो फंक्शन जिस पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है उस पैकेज को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। जैसे C++ में हैश इंक्लूड लिखता है, लिंक होता है, और इंपोर्ट का मतलब क्या, मंगवाना, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना, इंपोर्ट मंगवा लिया, किसको, इसको, ये सब, ठीक। और वो अपना प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगा और आगे काम करेगा, ठीक। फिर तुम्हारा आता है चौथा में क्लास डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यही मेन चीज होता है, इसी को ठीक से पढ़ना होता है। ये चीज अगर समझ में आ गया बस हो गया, यही मेन होता है। और वो सब लिंकिंग वगैरह वो एक प्रोग्राम देखेगा सब समझ जाएगा कैसे लिंकिंग करता है। जैसे C++ में हेडर फाइल को जोड़ा, क्या भारी काम है हेडर फाइल को जोड़ना, सबसे इजी काम, मिटा दिया था। स्टॉप करो। क्लास डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, यही मेन पार्ट होता है प्रोग्राम का, ठीक। जैसे
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब पी आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी माइनस पी। ठीक, अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है देखो। वेरिएबल कौन कौन? पी है, आर है, टी है, एस आई है एंड सी आई है। अब वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल और वेरिएबल नॉर्मली कहाँ पर होता है? प्राइवेट पार्ट में होता है। प्राइवेट पार्ट में होता है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखो मेरा जो एटीएम का पिन कोड है, मानो 1 2 3 4 है, तुम्हारे पास गया तो दूसरा पिन कोड है तुम्हारा, उसके पास तीसरा पिन कोड, इसके पास चौथा पिन कोड। इसका मतलब क्या? अलग अलग जगह में चेंज हो रहा है वैल्यू। तो अलग अलग जगह में जिसका वैल्यू चेंज होता है वही तो वेरिएबल कहलाता है, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? अब मानो कोई बाहर से हमसे पूछा, सर दीजिए तो आपका पिन कोड कहाँ है? हम दे देंगे। बाहर से डायरेक्ट एक्सेस होगा? नहीं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। तो जावा में ऐसा कौन सा विजिबिलिटी है जो बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है? दैट इज प्राइवेट। प्राइवेट, ठीक। और हम ऐसा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे एक कागज में लिखा अपना पिन कोड, लो यार ये मेरा पिन कोड है, रख लो, काम देगा। ऐसा भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा कौन सा विजिबिलिटी है जो बाहर से एक्सेस भी नहीं होता है और आगे भी नहीं बढ़ता है? प्राइवेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वेरिएबल्स होता है वो सब को हम लोग प्राइवेट पार्ट में रखते हैं। प्राइवेट पार्ट में रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, जैसे मेरा फोन नंबर है, कोई बाहर से मांगा, दे दिया, आगे भी बढ़ा दिया। फोन नंबर भी तो वेरिएबल है। तो बाहर से एक्सेस होता है कौन? पब्लिक भी होता है, डिफॉल्ट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है। मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। मगर कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तुम तो दिया, तुम आगे मत बढ़ाना, आगे मत बढ़ाना। ठीक, तो अब बताओ दूसरे में नहीं भेजना है तो कौन होगा? डिफॉल्ट। दूसरा प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, दूसरा प्रोग्राम में नहीं, तो डिफॉल्ट होना चाहिए ना। कैसे? और अगर तुम चाहते हो पूरा पब्लिक में साइन बोर्ड में लिख दिया मेरा नंबर, तब तो गड़बड़ नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब पब्लिक नहीं हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। दूसरा कॉलेज का कोई बच्चे को दे दिया, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है? फोन नंबर तुम डिफॉल्ट में भी रख सकते हो, प्रोटेक्टेड में भी रख सकते हो। तो वेरिएबल नॉर्मली प्राइवेट में होता है। प्राइवेट में, डिफॉल्ट में भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड में भी हो सकता है। ठीक, प्रोटेक्टेड में भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो फंक्शन। फंक्शन जैसे हम बोल सकते हैं मेरा एक फंक्शन बाहर में, बाहर मतलब फंक्शन है। अब दुनिया में जितना लोग है सब बोल सकता है। मतलब क्या? ये फंक्शन सबका है, तो सबका इंग्लिश क्या होता है? पब्लिक। तो फंक्शन नॉर्मली पब्लिक में होता है। फंक्शन नॉर्मली पब्लिक में होता है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मानो कोई कंपनी का सैलरी इंक्रीमेंट करने वाला फंक्शन, सैलरी इंक्रीमेंट करने वाला फंक्शन, ये अगर सब लोगों के पास, सभी एम्प्लॉय के पास रहेगा तो सब लोग एक दो बार चला देगा, डेली सैलरी बढ़ा लेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ये क्या? ऊपर में होना चाहिए, उसका सिक्योरिटी हाई होना चाहिए। मतलब इस टाइप का फंक्शन को प्राइवेट में या डिफॉल्ट में तुम रख सकते हो। मतलब फंक्शन नॉर्मली पब्लिक में होता है, मगर प्राइवेट में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है। क्या जी? क्लियर? प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास मानो एसी, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक, कोई भी नाम दे सकते हो। अब बोलो वेरिएबल हम यहाँ लिखा प्राइवेट, ऐसे करके लिखेंगे प्राइवेट। अब p और t को इंटीजर लेना चाहते हैं तो इंटीजर p, t। अब फिर प्राइवेट
प्राइवेट डबल में लेना चाहते हैं SI CI और R। प्राइवेट में डिक्लेयर कर दिया। अवॉइड पब्लिक वॉइड रीड। अब काम क्या क्या है देखो, तो काम का मतलब क्या है? टास्क, काम, भाग, क्रिया। तो काम क्या है? PRT का वैल्यू को सप्लाई करना एक काम, और दूसरा SI CI को कैलकुलेट करके प्रिंट करना दूसरा काम। ठीक, तो रीड में हम सप्लाई करेंगे, तो P में मानो हम डाल दिया 1000, R में डाल दिया 5.5, T में डाल दिया 3 साल। वैल्यू इनपुट लेना तो नहीं जानते हैं, इसीलिए डायरेक्ट डाल दिया वैल्यू। ठीक, अब अगला काम क्या है? पब्लिक वॉइड कैलकुलेट कैल। अब SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब CI इक्वल टू P इंटू मैथ डॉट POW 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस T टू द पावर B। कैसे लिखोगे? मैथ डॉट POW A, B। तो CI में कौन है? P, लिखा P इनटू मैथ डॉट POW। A होगा बेस और E होगा पावर, वही लिखा देखो, बेस में बेस। अब कॉमा की बाद T, कॉमा की बाद ना पावर होता है, तो कॉमा की बाद T माइनस P जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। हाँ, अब प्रिंट करोगे कैसे? ऐसे ऐसे प्रिंट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड, वही प्रिंटेड जो C में लिखता। ठीक, अब न्यू लाइन में आके SI इक्वल टू %F, फिर न्यू लाइन में CI इक्वल टू %F। अब SI CI वही प्रिंटेड जो C में लिखा, बंद कर दो। सिस्टम मतलब क्या? कंप्यूटर। आउट मतलब आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। कंप्यूटर का मॉनिटर में प्रिंट करने का फंक्शन। एकदम न्यू लाइन में जाओ, SI इक्वल टू %F, SI का वैल्यू प्रिंट होगा। फिर न्यू लाइन में CI इक्वल टू %F, CI का वैल्यू प्रिंट होगा। सब अलाउड है, %C, %D, %F, %S सब जो C में यूज किया, मतलब सेम प्रिंटफ फंक्शन है, क्योंकि C जावा का नेटिव लैंग्वेज है। ठीक, तो अब देखो इसमें हम क्या क्या, क्लास का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। एक चीज याद रखोगे, फंक्शन को हम क्लास बंद करने की बाद डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे C++ में ऐसा अलाउड नहीं है। जो भी करना होगा क्लास के अंदर में, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक साथ। तो देखोगे एक चीज हम लोग जानते हैं, डिक्लेरेशन की बाद सेमीकोलन होता है, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन डाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर डेफिनेशन की बाद सेमीकोलन नहीं होता है, इसीलिए सेमीकोलन अगर नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार डाल के देखोगे कोई एरर नहीं देगा, मिटा के देखोगे कोई एरर नहीं देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक डिक्लेरेशन भी है एज वेल एज डेफिनेशन भी है, और डिक्लेरेशन की बाद सेमीकोलन होता है, इसीलिए सेमीकोलन देता है। मगर नहीं देने से भी जब काम चलता है तो फालतू में हम लोग नहीं देते क्या। ठीक, तो मेन जो कोडिंग है यही पर लिखना है, मेन प्रॉब्लम है। अब तुम्हारा मेन क्लास डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, मेन क्लास का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन।
मतलब अब क्या करेंगे, इसको कॉल करना है, ये सब फंक्शन को कॉल करना है, ठीक, सब फंक्शन को कॉल करना है। कैसे ना, ऐसे हम यहाँ लिखा क्लास मेन एससी, मेन एससी, मेन एससी। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ string args रहता है नॉर्मली। अब यहाँ एक नंबर में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, एक नंबर में रहता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो वहाँ क्या लिया, SC टाइप का S2 लिया इक्वल टू न्यू SC, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया। अब B में रहता है तुम्हारा, कमेंट कर दिया, B में रहता है कॉलिंग ऑफ मेथड्स, कॉलिंग ऑफ मेथड्स, कॉलिंग ऑफ मेथड्स। तो S2 डॉट रीड, अब S2 डॉट कैट, अब मेन बन गया। अब इस प्रोग्राम को सेव करोगे क्या, मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर में है उसी क्लास का नाम से सेव करना चाहिए, शुड बी, मस्ट भी नहीं, शुड बी सेव। मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर में प्रेजेंट है उसी क्लास का नाम से प्रोग्राम को सेव करना चाहिए, ठीक। तो मेन क्लास का नाम कौन है, मेन SC डॉट जावा, इस नाम से प्रोग्राम को सेव करना है। हर एक जावा प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, एक्सेप्ट एप्लेट, एप्लेट में नहीं होता है, और यही से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, यही से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। क्लियर? अब देखो एक चीज याद करो, हम बता रहा था एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन याद है, जावा में डायनामिक बाइंडिंग होता है, स्टैटिक बाइंडिंग नहीं। और उसमें ये बताया था जब फंक्शन को कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम क्लास क्रिएट होता है, और जब क्लास क्रिएट होता है उसी टाइम फंक्शन क्रिएट होता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, बताया था ये चीज। तो देखो प्रोग्राम को जब कंपाइल करोगे तो क्लास क्रिएट हो जाएगा, और फंक्शन कौन कौन है, एक तुम्हारा रीड और एक तुम्हारा कैल है, और ये दोनों पब्लिक है, हाँ पब्लिक है, क्लियर एकदम। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब वेरिएबल क्रिएट होता है, बताया था, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब वेरिएबल क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली यही क्रिएट करता है। न्यू, न्यू एक ऑपरेटर होता है, C++ में भी है, जावा में भी है, जो मेमोरी को एलोकेट करता है, मैलोक कैलोक की तरह। मैलोक कैलोक सी में यूज होता है, उस जगह पे जावा C++ में न्यू यूज होता है। मेमोरी एलोकेट करो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम में। किस टाइप का, SC टाइप का। SC कौन है, क्लास का नाम, क्लास का नाम तो टाइप होता है, SC टाइप का। और ये इंडिकेट करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ठीक। अब जो मेमोरी एलोकेट हुआ उसका एड्रेस को S2 में डाल दो, न्यू एड्रेस को रिटर्न करता है, ठीक। तो अब बताओ, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ, P है, R है, T है, SI है और CI है, और A प्राइवेट पार्ट में है, हाँ प्राइवेट पार्ट में है। अब दोनों इनकैप्सुलेट हो गया, दोनों इनकैप्सुलेट हो गया, हाँ। अब जाके S2 में उसका एड्रेस स्टोर हुआ, मतलब इसका नाम अब क्या हो गया, S2, S2,
ठीक, S2। अब ऑटोमेटिकली इस सब में 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की वजह से वेरिएबल हमेशा फ्रेश फ्री मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। जावा प्रोग्राम को जैसे एग्जीक्यूट करोगे वो मेमोरी को रिलीज कर देगा, एग्जीक्यूट जैसे कंप्लीट होगा सब छोड़ देगा, खाली कर देगा। अब नया ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा खाली मेमोरी में बनेगा, तो खाली का मतलब क्या? 0। इसीलिए सभी वेरिएबल में 0 आ जाता है। ठीक, अब अगला लाइन को देखो, कॉलिंग ऑफ मेथड्स s2.read। अब हम है कहां पर? मेन के अंदर में, मेन फंक्शन के अंदर में, मेन फंक्शन के अंदर में है। तो मेन क्या इसके अंदर में है? मेन ऑब्जेक्ट के अंदर में मेन है नहीं, बाहर है। तो बाहर से पब्लिक पार्ट तो एक्सेसिबल होता है, इसीलिए देखो s2.read, रीड पब्लिक पार्ट में है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, मतलब ई कॉल हो जाएगा ई वाला रीड फंक्शन। जैसे कॉल हो जाएगा तो पी में कौन आएगा? 1000, आर में कौन है? 5.5 और टी में कौन है? 3। और ये फंक्शन void, ठीक। तो void फंक्शन जब टर्मिनेट होगा तो जहां पर कॉल हुआ अगला लाइन में लौटेगा, तो कैन यहाँ पर आ जाएगा। अब एस आई कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आएगा? जो भी आया, मानो तुम्हारा आया 200 और इसमें आया 215, सी आई कैलकुलेट करके जो भी आया, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ प्रिंट होगा क्या? एस आई इक्वल टू 200, हाँ, और फिर न्यू लाइन में सी आई इक्वल टू 215 प्रिंट हो जाएगा। अब ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ तो अगला लाइन में लौटा, मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। एक जावा प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है नॉर्मल, दूसरा भी लिख सकते हो मगर उसका फॉर्मेट इसकी जैसा नहीं होगा, आर्गुमेंट वगैरह चेंज करके लिख सकते हो, मगर इसी फॉर्म में एक ही मेन होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लिखा पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब क्या? ग्लोबल, मतलब हर जगह से इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक। अब दूसरा लिखा स्टैटिक। क्यों लिखा? क्योंकि यह क्लास का नाम कौन है? देखो तुम मेन एससी, हाँ, और यह क्लास का नाम कौन है? एससी, ठीक। अब देखो मेन में हम एससी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया S2, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया। मतलब क्या? बिना ऑब्जेक्ट फंक्शन नॉर्मली कॉल नहीं होता है, मगर ये जो क्लास बनाया मेन एससी, इसका कोई ऑब्जेक्ट हम कहीं नहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया। मतलब मेन फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो बिना ऑब्जेक्ट कॉल हो। तो बिना ऑब्जेक्ट अगर कोई फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन मस्ट बी स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट कॉल होता है, क्लास का नाम से कॉल होता है, क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम। जैसे यह देखो मैथ डॉट POW, तो मैथ क्लास का नाम डॉट POW, तो क्लास का नाम के साथ जो फंक्शन कॉल होता है वो स्टैटिक है, पहचान है, ठीक। तो मैथ मेन जो फंक्शन है इसको हम बिना ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? फंक्शन मस्ट बी स्टैटिक, इसीलिए स्टैटिक, ठीक। अब अगला में आता है void रिटर्न टाइप है void। तो सी में देखोगे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप void भी होता है, इंटीजर भी होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, मगर जावा में सिर्फ void होता है। क्यों? क्योंकि C++ का एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैल्यू उसको रिटर्न करता है, मगर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो किसको रिटर्न करेगा? ये तो जानता ही नहीं है कौन है प्लेटफॉर्म, क्या है? इसीलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं इसका, इसीलिए वैल्यू को रिटर्न
नहीं करता है। हमेशा जावा का मेन फंक्शन का रिटर्न टाइम ये वाइड होता है। अब आता है मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, यही से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, यहाँ पर खत्म होगा। लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, लॉजिकल एंडिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, लॉजिकल एंडिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर? अब देखो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट आया, क्यों? क्योंकि जावा प्रोग्राम इंटरनली हमेशा कमांड लाइन आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट होता है। हाँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट सी प्लस प्लस में पढ़ा जी, इंटीजर argc, कैरेक्टर स्टार argv, लास्ट डे को पढ़ाया होगा सी प्रोग्रामिंग में। कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब इसको चलाओगे कैसे? जावा को इंस्टॉल कर दोगे, जावा को इंस्टॉल कर, उसके बाद प्रोग्राम को चलाओगे कैसे? देखोगे जैसे जावा इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा सिस्टम में ऐसा होगा, सी ड्राइव में देखोगे प्रोग्राम फाइल्स होगा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक। इसका डॉस नेम होता है PROGRA-1, एक डॉस नेम होता है प्रोग्राम फाइल्स का, ठीक। अब इसके अंदर में एक विंडोज 7 से शुरू करके एक तुम्हारा आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स 86, ऐसा एक होता है जिसका डॉस नेम होता है progra-2, ठीक। खाली चेक करोगे किसके अंदर में जावा इंस्टॉल हुआ। अब दोनों में से कोई एक होगा, इसमें होगा या इसमें, इसके अंदर में देखोगे फोल्डर बनेगा जावा, ठीक। जैसे इंस्टॉल करोगे जावा, अब जावा के अंदर में देखोगे JDK, जैसे 1.7 वर्जन इंस्टॉल किया तो ये एक फोल्डर होगा JDK 1.7 या 1.8, 1.12, 1.16, जैसे अभी 1.18 सबसे लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। और इसी के अंदर में देखोगे एक होगा बीन, और इसी के अंदर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब रहता है। इसी के अंदर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब इसी के अंदर में रहता है, ठीक। क्लियर एकदम? गुड। इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ा सा क्लिक करके चेक करोगे, माय कंप्यूटर में क्लिक किया, फिर सी ड्राइव में क्लिक किया, फिर प्रोग्राम फाइल्स में क्लिक किया, उसके अंदर में चेक किया जावा है या नहीं, अगर नहीं है तो प्रोग्राम फाइल्स 86 में क्लिक किया, फिर देखा जावा है या नहीं, ठीक। जावा अगर मिला तो फिर क्लिक किया, इस टाइप का फोल्डर है या नहीं, फिर इसको क्लिक करोगे तो बिन है या नहीं, चेक कर लोगे। क्लियर एकदम? चेक करने के बाद प्रोग्राम को चलाओगे कैसे ना, स्टार्ट में क्लिक करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, एक नंबर में ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे। क्लियर है? अब कमांड प्रॉम्प्ट में मानो तुम्हारे पास ऐसा आया डॉक्यूमेंट, ठीक। हाँ, अब क्या करोगे, cd/ एंटर डालोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक, ठीक। अब सबसे पहले पाथ को सेट कर दो, बिन तक का cd प्रोग्रा टिल्डे, अगर इसके अंदर में मिला तो लिखोगे प्रोग्रा टिल्डे 1, अगर इसके अंदर में मिला तो लिखोगे प्रोग्रा टिल्डे 2, ठीक। तो मानो प्रोग्रा टिल्डे 2 लिखा। अब उसके अंदर में कौन है, जावा, उसके अंदर में कौन है, JDK 1.7.0, उसके अंदर में कौन है, बी,
अब एंटर, जैसे एंटर डालोगे तो देखोगे ये चीज आ जाएगा, प्रोग्राम टिल्डे टू, उसके अंदर में जावा, उसके अंदर में जेडीके 1.7.0, उसके अंदर में डिव आ जाएगा। अब यही पर एडिट करोगे, अभी फिलहाल इतना करोगे, ज्यादा टेढ़ा बड़ा नहीं, एडिट करोगे। इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करना है, main.sc.java, एडिट main.sc.java, मारा एंटर। अगर एडिट काम नहीं किया तो नोटपैड में बनाओगे और यही बिन के अंदर में सेव कर दो। हाँ, नोटपैड में बनाओगे और बिन के अंदर में सेव कर दो। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को खोलोगे, ऐसे ठीक। अब एडिट करने के बाद राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को राइट कर लिया, ठीक, प्रोग्राम को राइट कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। बिठा दे सबको, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे ऐसे। एडिट main.sc.java, प्रोग्राम को एडिट कर। अब फिर कंपाइल, सी में जैसा है सब आएगा। यहाँ पर जावा कंपाइलर का नाम होता है जावा सी। अब उसके बाद लिखोगे प्रोग्राम का नाम कौन है, main.sc.java, एंटर डालोगे। अगर कोई एरर है तो देखा देगा, एरर नहीं है तो सीधा कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा, ठीक। अगर एरर है तो देखा देगा, एरर नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर जावा इंटरप्रेटर का नाम है जावा, कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी, इंटरप्रेटर का नाम है जावा, ठीक। अब इसके बाद सिर्फ क्लास का नाम को लिखना है, main.sc, क्लास का नाम। ऑटोमेटिकली इंटरनली मेन कॉल हो जाएगा, ठीक। और अगर तुम दूसरा नाम से सेव किया, मानो प्रोग्राम को हम ऐसे नाम से सेव किया e.java, हाँ, तो यहाँ पर लिखोगे e.java, कंपाइल करोगे प्रोग्राम को जावा सी e.java, मगर जब एग्जीक्यूट करोगे तो मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर में है, क्लास का नाम लिखना है मेन। एग्जीक्यूट इससे बिना नहीं होगा, ऐसे ही लिखना है। तुम सेव किसी भी नाम से करो, किसी भी नाम से तुम सेव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपाइल करते वक्त जावा सी जिस नाम से सेव किया, जावा एक्सटेंशन लगा के लिख लो, मगर जब एग्जीक्यूट करोगे जावा, उसके बाद मेन क्लास का नाम, मेन फंक्शन जिस क्लास में प्रेजेंट है उस क्लास का नाम लिखो, ठीक। और इंटरनली होता क्या है, इंटरनली इस लाइन का मतलब होता है ये जावा डॉट मेन एससी डॉट मेन फंक्शन ई कॉल होता है। मेन एससी क्लास का नाम है और उसके अंदर में स्टैटिक फंक्शन है मेन, कॉल हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा लिखा, यहाँ पर और एक लिखा बाबू लोग, एंटर, तब चल जाएगा यहाँ पर आर्गुमेंट में बाबू लोग, और जो मेन आर्गुमेंट लिया स्ट्रिंग टाइप का args, तो args में जाके बाबू लोग स्टोर हो जाएगा। अगर args 0 प्रिंट करोगे तो प्रिंट करके भी दिखाएगा, तो सब अभी उतना झंझट लेने की जरूरत नहीं, खाली सिंपली एक बार करो, ठीक है। इसीलिए ये सब अभी करने की जरूरत नहीं, मेन एससी लिखोगे ऐसा, हाँ, मेन फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट ऐसा।
ऐसा होता है। ये अगर लिखा इसका मतलब इंटरनली ये चीज होता है। ठीक, ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है जावा प्रोग्राम का, इससे बाहर कुछ रहता ही नहीं। बेसिकली दो ही चीज देखना है, एक प्रॉब्लम क्लास, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्लास को बना लेना है, और मेन में जाके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और फंक्शन को कॉल कर देना है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट को बनाओगे और फंक्शन को कॉल कर दोगे, यही टेक्निक। ठीक, अब कल से शुरू करेंगे टोकेन्स।